हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 44 करेंगे जिसमें प्रिज्म पढ़ेंगे। तो प्रिज्म किसे कहते हैं? किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक फलकों के मध्य घिरे हुए समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो दो झुके हुए समतल अपवर्तक ए और बी, ए और सी, ये फलक अपवर्तक हैं जिनके मध्य एक कोण ए है। ये पूरा कोण जिसे अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रिज्म है आपका ए बी ई एफ सी। ये पूरा क्या है? आपका प्रिज्म है। प्रिज्म का यह एक परिच्छेद है ए बी सी। ठीक है, इसी ए बी सी पर हम इसको फलक मान करके और किरणों का अपवर्तक करा करके इसका प्रिज्म पर किरणों का अपवर्तक करा करके इसका अध्ययन करते हैं। ये प्रिज्म का आधार है और ये जो भाग है ये कांच या पारदर्शी माध्यम होता है प्रिज्म। और ये अपवर्तक पृष्ठ है, ये अपवर्तक कोर है। यानी ये जो होते हैं अपवर्तक पृष्ठ होते हैं और ये अपवर्तक कोर कहलाते हैं। ठीक है, तो एक एक के बारे में परिभाषा देख लेते हैं। प्रिज्म अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ जिन समतल पृष्ठों जिन समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तक होता है वे अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। ठीक है, यानी जिनसे होकर के प्रकाश अपवर्तित हो जाता है जिस पृष्ठ से, उसे क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रिज्म कोण अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को प्रिज्म कोण BAC कहते हैं। यानी अपवर्तक पृष्ठ आप देख सकते हैं, ये और ये अपवर्तक पृष्ठ है। तो इनके मध्य बना कोण जो होता है वह क्या कहलाता है? अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहलाता है। ठीक है, इससे आदर्श प्रिज्म कोण 60 अंश होता है। यानी आदर्श प्रिज्म कोण जो होता है, आदर्श प्रिज्म का कोण जो होता है वह 60 अंश होता है, अर्थात BAC का 60 अंश उसका मान होगा। अपवर्तक कोर दोनों अपवर्तक पृष्ठों के से बनी कोर को अपवर्तक कोर कहते हैं। यानी ये अपवर्तक पृष्ठ है और ये अपवर्तक पृष्ठ है, इन दोनों से बना जो कोर है ये क्या कहलाता है? अपवर्तक कोर कहलाता है। प्रिज्म का आधार आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रिज्म का आधार है। नीचे वाला भाग ये क्या है? प्रिज्म का आधार है। तो प्रिज्म के आधार को आप अपवर्तक कोर के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं। जो अपवर्तक कोर के सामने का पृष्ठ होता है उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म का आधार कहते हैं। मुख्य परिच्छेद, यहाँ पर आती है बात मुख्य परिच्छेद की। तो मुख्य परिच्छेद इसका क्या होता है? मुख्य परिच्छेद का मतलब होता है जिस पर हम लोग किरणों का अपवर्तक करा करके प्रिज्म में अध्ययन करते हैं, वह ABC ही मुख्य परिच्छेद कहलाता है। अर्थात यह प्रिज्म का एक भाग होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर परिभाषित कैसे करते हैं? अपवर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद ABC कहते हैं। ठीक है, मुख्य परिच्छेद जो किसी तल द्वारा काटे गए परिच्छेद का प्रिज्म मुख्य परिच्छेद कहलाता है। यह ABC ही क्या कहलाता है? मुख्य परिच्छेद कहलाता है। ठीक है, ये पूरे प्रिज्म का एक भाग होता है जिसे मुख्य परिच्छेद कहते हैं। आगे है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। यानी अब प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है? तो ABC यहाँ पर एक प्रिज्म का क्या है? मुख्य परिच्छेद है। अब इसमें प्रकाश की किरणों का अपवर्तन कैसे होता है? तो यहाँ पर P आपतित किरण है, यह फलक अर्थात पृष्ठ AB पर आपतित होती है। ये इधर विरल माध्यम वायु माध्यम है, ये सघन माध्यम है, कांच है पूरा। तो ये सघन माध्यम हुआ, फिर इधर क्या हुआ? वायु माध्यम हुआ। तो यहाँ पर पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम यहाँ पर वायु है, फिर इधर तीसरा माध्यम क्या है? वायु है। तो जब प्रकाश की किरण वायु माध्यम से आती है और इस प्रिज्म के मुख्य परिच्छेद AB के पृष्ठ पर आपतित होती है, तो आपतित होने के बाद इस पृष्ठ से अपवर्तित हो जाती है। तो इस प्रिज्म में सीधा जाती है, बिंदु Q पर आपतित होती है और R तक इस पृष्ठ AC तक सीधा आती है प्रिज्म के अंदर। फिर यहाँ से अपवर्तित होकर के अभिलंब की तरफ
अभिलंब से दूर हो जाती है तो यह निर्गत किरण हो जाती है। तो जिस एंगल से आती है उसी एंगल से चली जाती है। तो यहाँ पर जितना आप ये अभिलंब है, ये अभिलंब डाला गया है, ये अभिलंब डाला गया है। किरण जिस दर से आ रही थी उसको आगे बढ़ाया गया, इसको आगे बढ़ाया गया। यहाँ पर जहाँ मिलता है वहाँ पर यह विचलन कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपतित किरण अर्थात आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर आर डैश और आई डैश माना गया है, या इसे ई कहते हैं, ई से भी प्रसिद्ध करते हैं, जिसे निर्गत कोण कहते हैं या अपवर्तन कोण भी कहते हैं। और ये यहाँ पर क्या बना, आपतन कोण बना। यहाँ पर आपतन कोण आई था तो यहाँ आपतन कोण आर डैश है। यहाँ पर आर क्या है, आपतित अपवर्तक अपवर्तन कोण है। तो यहाँ ये आर जो है यहाँ पर अपवर्तन कोण है और यहाँ पर ये जो है अपवर्तन कोण इसका है। ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ये कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि किरण जिस एंगल से आती है उसी एंगल से निर्गत होती है, तो जितना मान इसका होगा उतना मान इसका भी होगा, जितना इसका होगा उतना उसका भी होगा। ठीक है, तो ये आपस में बराबर होंगे और ये विचलन कोण है। तो इस प्रिज्म के बारे में देखते हैं। प्रिज्म एक समबाहु त्रिभुज की तरह होता है। ठीक है, प्रिज्म कैसा होता है, प्रिज्म एक समबाहु त्रिभुज की तरह होता है, इसलिए कहा गया है कि इसका कोण कितना अंश होता है, आदर्श प्रिज्म का 60 अंश कोण होता है। ए बी सी एक प्रिज्म का परिच्छेद है, ए बी सी पूरा क्या है, प्रिज्म का परिच्छेद है। बी ए सी प्रिज्म का अपवर्तक कोण होता है, अर्थात ए इसका क्या होता है, अपवर्तक कोण होता है। ये ए पॉइंट अपवर्तक कोण होता है, जिसमें ए बी व ए सी अपवर्तक फलक बी सी आधार, यहाँ पर ए बी और ए सी अपवर्तक फलक है, बी सी क्या है, इसका आधार है, तथा ए प्रिज्म कोण है जिसका मान लगभग 60 अंश होता है। ए बी और ए सी से गुजरने वाले एवं कागज के लंबवत तलों से ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, ये यहाँ से गुजरने वाले का ही इसका अपवर्तन होता है। जब प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म से होता है तो निम्न दो क्रिया होती है, एक प्रिज्म द्वारा विचलन होता है और एक प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, तो पहली क्रिया देखते हैं। पहली क्रिया क्या होती है कि प्रिज्म द्वारा विचलन। तो प्रिज्म द्वारा विचलन कैसे होता है, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म के एक फलक पर आपतित होती है तो प्रिज्म के दोनों अपवर्तक फलकों द्वारा किरण का 2 बार अपवर्तन होता है, जिससे किरण की दिशा बदल जाती है, अर्थात किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, अब उसे विचलन कोण भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए 2 बार विचलित होती है, एक बार आती है तो इसमें सीधा हो गई, फिर जब निर्गत होती है तो फिर विचलित हो जाती है, 2 बार इसका विचलन होता है। तो ये जहाँ पर आकर के पीछे बढ़ाने में मिलती है, यह क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। ठीक है, अब विचलन कोण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। आपतित किरण की दिशा तथा निर्गत किरण की दिशा के मध्य बना कोण विचलन कोण कहलाता है। इसे यहाँ देखिए डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ये यहाँ पर इसके बीच का बना कोण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो बना कोण होता है वो क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है न्यूनतम विचलन विचलन कोण। तो आपतन कोण आई का मान बढ़ाने से विचलन कोण का मान घटता जाता है। अगर आई का मान बढ़ाते जाएंगे, यानी कहने का मतलब कि किरण जितनी बढ़ती जाएगी, जितना झुकती जाएगी उतना ही ये बढ़ता चला जाएगा। यानी कहने का मतलब कि किरण अगर ये जितना नीचे आएगी ये कोण ऊपर बढ़ता चला जाएगा, तो ये कोण बढ़ता चला जाएगा। तो जितना इधर से अगर जाएगी तो ये किरण ऐसे चली जाएगी, फिर ये ऐसे आएगी तो ये कोण काफ़ी गैप हो जाएगा। तो इसलिए वही है, आई का मान बढ़ाने से विचलन कोण डेल्टा का मान घटता जाता है। ठीक है, तो विचलन कोण का मान घटता जाता है तथा आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए विचलन कोण का मान न्यून कोण हो जाता है, जिसे अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो न्यूनतम विचलन कोण, जैसे ये प्रिज्म है ना, अब प्रिज्म है, देख लीजिए प्रिज्म है, तो ये किरण
ऐसे है तो इसको आगे बढ़ाइए ऐसे, फिर ये क्या होगी इस एंगल पे, इसको आगे बढ़ाइए ऐसे। तो जितना यह बढ़ती जाएगी, जितना इसको बढ़ाते जाएंगे उतना ये कोण घटता चला जाएगा। अभी इसको दूसरे रूप फिर से देख लीजिए, और जहाँ पर ये किरण का मान अगर हम इस तरीके से कर देते हैं, मान लीजिए ये अभिलंब है, अब इस किरण को हम इतना लाख सीधा कर दिए ऐसे, तो ये किरण कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। तो निर्गत कैसे होगी, ये अभिलंब है मान लीजिए, निर्गत कैसे ऐसे होगी। तो इसको डॉट डॉट ऐसे बढ़ाओगे, इसको डॉट डॉट ऐसे बढ़ाओगे, तो ये कोण कितना हो जाएगा, कम होता चला। तो जितना इसको बढ़ाते जाएंगे उतना ये घटता चला जाएगा, अर्थात विचलन कोण का मान कम, अर्थात आई कम होता चला जाए, आई का मान बढ़ता जाएगा तो ये मान कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो उसे विचलन कोण कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिज्म का कौन कौन सा भाग क्या क्या नाम है। आई को आपतन कोण, आर को अपवर्तन कोण, आई डैश या ई निर्गत कोण या अपवर्तक कोण, आर डैश आपतन कोण, ए बी तथा ए सी प्रिज्म के अपवर्तक फलक हैं, बी सी प्रिज्म का आधार है, कोण ए प्रिज्म कोण है, और सिग्मा विचलन कोण है, डेल्टा क्या विचलन कोण है। तो ये आप यहाँ से इन सभी का पार्ट का नाम भी जानते हैं, और एक जगह हमने लिख के आपको बता भी दिया। तो इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।